स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एनडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करवा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2009 का जो फर्स्ट पेपर था उसको सॉल्व करवाया। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2009 का जो सेकेंड पेपर है उससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका 2009 का सेकंड जो पेपर हुआ था उसके बारे में है। सेट ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या गिवन है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज 9.8 न्यूटन एट द प्लेस वेयर जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स मास इज हमें इसका मास पूछा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका द्रव्यमान कितना है? हमें द्रव्यमान के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि W वेट, भार किस प्रकार से गिवन रहता है? W बराबर mg, जहां पर W क्या हमारा भार है, m क्या है पिंड का द्रव्यमान, g क्या हमारा गुरुत्वीय त्वरण। हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्मूले में हम डाटा को पुट करते हैं। वेट W का वैल्यू कितना दिया है? गिवन है 9.8 न्यूटन। मास हमें फाइंड करना है। जी का वैल्यू कितना गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा का पूरा जो हमें डाटा गिवन है वो सारा का सारा हमें ऐसे ही सिस्टम में है, तो हमें कन्वर्जन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो भी डाटा हमारा आएगा, रिजल्ट आएगा, वो किस में आएगा? हमारा ऐसे सिस्टम में आएगा। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? 9.8, ये नीचे की तरफ इसको रिप्लेस करेंगे 9.8, दैट इज कैंसल आउट होके ये हमारा 1 किलोग्राम। इस तरीके से कैंसल आउट होके 1 किलोग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट इक्वेशन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको ये W इक्वल टू mg पता होना चाहिए कि हम भार को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। भार को हम इसमें वैल्यूज पुट की हमने, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा डायरेक्ट ये इस तरीके से आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका अगेन काइनेमेटिक्स से है। इफ ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम देन, कुछ ऑप्शंस गिवन है आपको, डिस्कस करते हैं हम एक एक ऑप्शन पे। द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। The lighter body has lesser kinetic energy than the heavier body. The kinetic energy of the lighter body is equal to the kinetic energy of the heavier body. The kinetic energy of both the bodies are independent of momentum. इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस तरीके से आपको इस पे एनालिसिस करके बताना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। यदि किसी हल्के पिंड और किसी भारी पिंड के संवेग समान है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक है, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से कम है, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर है, या फिर दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जाएं संवेग से स्वतंत्र है। तो किस प्रकार से होता है इसको हम देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किस प्रकार गिवन रहती है। गतिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड में मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा हमारा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। हमें पता है कि जो हमारा संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है, वो p से प्रदर्शित किया जाता है। वो हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अगर मैं इस वैल्यू को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लेस करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से mv का वैल्यू में p वहां पर प्रेजेंट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, तो यहां से हमारे एक स्पेशल रिलेशन निकल के आ रहा है। मीन्स अगर आपका मोमेंटम
संवेग समान है, मीन्स कांस्टेंट हो गया ये अगेन 1/2 कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आपका द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मीन्स अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, कम होगी। इसी प्रकार से अगर द्रव्यमान कम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि हल्के पिंड की, क्योंकि द्रव्यमान क्या हमारा कम है, तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, द लाइटर बॉडी हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी देन द heavier, the lighter body has greater kinetic energy than the heavier body, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर हम संवेग के रूप में अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं तो वो इस प्रकार लिखेंगे, जहां पर हमें प्रदर्शित किया गया कि काइनेटिक एनर्जी उसके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द end of a rope. If the rope is pulled upward with an acceleration 0.30 meter per second square, what is the tension in the rope? What is the tension in the rope? इस तरीके से आपको ऑप्शंस गिवन है। हम बात करते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु एक रस्सी के एक छोर से बंधा हुआ है। यदि रस्सी को सीधे ऊपर की तरफ 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ खींचा जाए तो उस रस्सी में तनाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमें उसके अंदर जो रॉप के अंदर जो टेंशन है, टेंशन के बारे में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये एक रोप है, इसके इस सिरे पर हमने एक द्रव्यमान बांधा हुआ है। द्रव्यमान हमारा कितना है, 5 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का हमारा द्रव्यमान है। और अब ये द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, तो इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक हमारा W लग रहा होगा, दैट इज mg। और रस्सी में ऊपर की तरफ क्या रहेगा हमारा, तनाव, T टेंशन। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो दोनों क्या हमारे एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन रस्सी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ खींची जा रही है 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। तो हमारे यहां से एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज F इक्वल टू, दोनों विपरीत दिशा में है तो इसीलिए T माइनस mg। ठीक है, हमें पता है F इक्वल टू कितना होता है हमारा, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कितना गिवन है 0.30 एक्सेलरेशन से रोप हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। ma T माइनस mg, टी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो मैं पुट करता हूं इसको रीअरेंज करके एम ए प्लस एम जी। यहां से एम कॉमन लिया हमने, एम कॉमन लिया है, ए प्लस जी। यहां पर हमें इन सारी वैल्यूज का डाटा गिवन है। मास हमें कितना गिवन है, 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा किसके अंदर होता है, ऐसे सिस्टम में ही है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 0.30। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा, 9.8। सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा हमारा, देखते हैं इस तरीके से। तो T इक्वल टू कितना आ रहा है, 50.50 न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 50.5 न्यूटन। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। हमें ये ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस तरीके से जो उसने लैंग्वेज बोली है उस लैंग्वेज से हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया और फिर इस तरीके से इसको हमने अरेंज करके सॉल्व किया है, सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, व्हेन ए मास m इज हंग ऑन ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 6 centimeter. If the loaded spring is pulled downward a little and released, then the period of vibration of the system will be. तो मीन्स हमें क्या पूछा है यहाँ पर, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन पूछा है, ऑसिलेशन करने का उसका वाइब्रेशन पूछा है। कुछ ऑप्शंस गिवन है इस तरीके से। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। अगर m द्रव्यमान की एक स्प्रिंग से लटकाया जाता है
तो स्प्रिंग 6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, स्प्रिंग 6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब हमें लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यदि भारित स्प्रिंग को नीचे की तरफ थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है तो उस निकाय का कंपन काल, मतलब कंपन काल हमें पूछा है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई गिवन है, वो कितना होता है हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को अगर मैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, ऐसे सिस्टम में आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर को 6 इंटू 10⁻²मीटर। ठीक है, हमें पता है कि जो स्प्रिंग का कंपन काल होता है वो कितना होता है हमारा 2π√L/G। ठीक है, हमें L का वैल्यू पता है, गिवन है हमें। G का वैल्यू हमें पता है 9.8 लिख सकते हैं, या फिर कभी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसको 10 के इक्वल भी ले सकते हैं। डाटा को मैं पुट करता हूं, इस तरीके से होगा ये 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें 3.14 पता है, 3.14 इंटू एल का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन जी का वैल्यू में, फॉर द इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 10 ले लेता हूं। तो यहां से टाइम पीरियड कितना होगा 2 इंटू 3.14 इंटू, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कितना नीचे आके कितना बना रहा है 6/1000, 6/1000। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो पूरा का पूरा कितना आएगा 0.77 समथिंग, ये अप्रोक्स इसके आसपास आएगा। इसको सॉल्व करते हैं वापस से, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.487 समथिंग इस तरीके से आएगा। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं तो कितना बनाएगा ये 0.49 सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो रहा है 0.49 सेकेंड। हमने राउंड ऑफ क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है नियर बाई, ऑप्शन नंबर सी 0.949 सेकेंड, 0.49 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2π√L/G, इसका ये पता होना चाहिए। इसमें सिंपल हमने वैल्यूज को पुट किया है और इसको सॉल्व किया है। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज सारे एक पेपर पे लिखने हैं, ताकि फॉर्मूला से बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है इस तरीके से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका मैकेनिक्स से ही है, न्यूटन्स लॉ से। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बुक इज केप्ट on the surface of a table. If gravitational pull of the earth on the book is the force of action, then the force of reaction is exerted by. Options आपको given है, the book on the table, the book on the earth, the table on the book and the table on the earth. हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। क्या बोला गया है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्रियाबल मान लिया जाता है, तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। पुस्तक द्वारा मेज पर, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, मेज द्वारा पुस्तक पर और मेज द्वारा पृथ्वी पर। हमें पता है न्यूटन के तृतीय नियम से हमें पता है कि यदि किसी वस्तु पर हम कोई क्रियाबल लगाते हैं तो वस्तु उस पर पुनः प्रतिक्रिया बल लगाती है, उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो इसी को आधार मानते हुए हम बताते हैं, सपोज ये आपका कोई एक टेबल है इस तरीके से, इस पर एक पुस्तक रखी गई है। अभी इस पुस्तक का कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के कारण इसका कुछ भार होगा, वो भार किधर रहेगा हमारा W बराबर mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये इसका क्या बोला गया है कि जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है वही आपका क्या है फोर्स ऑफ एक्शन। अगर ये क्रियाबल है तो वापस मेज, जो कि मेज पर लग रहा है, तो वापस प्रतिक्रिया बल भी हमारा मेज द्वारा पुस्तक पर लगेगा, जो कि किधर रहेगा ऊपर की तरफ। रिएक्शन फोर्स किधर रहेगा हमारा ऊपर की तरफ। तो किसके द्वारा रहेगा, टेबल द्वारा पुस्तक की तरफ,
पुस्तक पर, मेज द्वारा पुस्तक पर। ये क्या आएगा इसका? प्रतिक्रिया बल आयासित होगा मेज द्वारा पुस्तक पर, द टेबल ऑन द बुक, then the force of reaction is exerted by the table on the book। ऑप्शन नंबर सी, मेज द्वारा पुस्तक पर। इस तरीके से हमने बेसिक जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है। इस तरीके से होता है ये, वापस अगेन ये थोड़ा सा आपको रिलेशन पता होना चाहिए। द काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड इज द रेशियो ऑफ, कुछ ऑप्शंस गिवन है, किसी द्रव की गतिक श्यानता कितनी, मतलब कुछ ये वापस है तो हमें बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए, घनत्व से श्यानता गुणांक का अनुपात क्या होता है हमारा? गतिक श्यानता। ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको आपको अगर आपको थ्योरी पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर वैनिश इमीडिएटली, डिक्रीज कंसिडरेबली, इंक्रीज कंसिडरेबली, रिमेन अनअफेक्टेड। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव तुरंत शून्य हो जाता है, काफी कम हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में बात करता हूं, सरफेस टेंशन क्या होता है? कोई भी आपका जो द्रव रहता है वो अपनी सतह को छोटा करना चाहता है। द्रव के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन। हम बात करते हैं ऑयल के बारे में और वाटर के बारे में। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो हमारा ऑयल है वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है मीन्स वो उसके साथ में इजीली मिक्सअप नहीं होगा। अतः अगर वो इजीली मिक्सअप नहीं होगा तो वो उसकी जो जितनी भी भौतिक गुण रहते हैं उनको वो प्रभावित नहीं करेगा। अतः जब भी हम द्रव को, ऑयल को वाटर के अंदर मिलाएंगे तो वो उसका सरफेस टेंशन को क्या करेगा? रिमेन अनअफेक्टेड, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, अप्रभावित रहता है। कारण क्या है? कि वो आप उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वापस फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। बात करते हैं, कंसीडर टू होलो ग्लास स्फीयर्स, वन कंटेनिंग वाटर एंड अदर कंटेनिंग मरकरी। वाटर एंड मरकरी इसमें ग्लास स्फीयर्स में। ईच लिक्विड फिल्स अबाउट 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन जीरो ग्रेविटी एनवायरमेंट। ऑप्शन है कुछ, water and mercury floats freely inside the sphere, water forms a layer on the glass while mercury floats, mercury forms a layer on the glass while water floats, water and mercury both form a layer on the glass। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। कांच के दो खोखले गोलों पर विचार कीजिए। कांच दिया हुआ है हमें पदार्थ, इसमें से एक पानी है, दूसरे में पारद मीन्स पारा, मरकरी दिया हुआ है। प्रत्येक द्रव गोले में उसके आयतन के 10वें हिस्से तक भरा है। शून्य गुरुत्व वातावरण में कुछ ऑप्शंस दिए हुए। क्या है ऑप्शंस? गोले के अंदर पानी और पारद स्वेच्छा से तैरते हैं। पानी कांच पर एक परत बनाता है जबकि पारद तैरता है। पारद कांच पर एक परत बनाता है जबकि पानी तैरता है। पानी और पारद दोनों कांच पर परत बनाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसलिए चलिए हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं किस तरीके से। सपोज ये आपका कांच है और अनोदर ये कांच, ग्लास इसको बोलते हैं। अगर मैं यहां पर मरकरी डालता हूं और यहां पर मैं पानी डालता हूं तो इन दोनों का क्या प्रभाव रहता है? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि दो प्रकार के बल होते हैं, सहसंजक बल और आसंजक बल। यदि किसी पदार्थ के समान अणुओं के बीच मध्य जो बल लगता है, आकर्षण प्रकार का बल, इसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। लेकिन जब विपरीत प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है तो उसको बोलते हैं आसंजक बल। तो यहां देखते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर मरकरी डालता हूं तो मरकरी क्या करती है? मरकरी के अणुओं के मध्य सहसंजक बल का मान मरकरी तथा ग्लास के मध्य अणुओं के मध्य जो आसंजक बल है उसके मान से
अधिक होता है, इसलिए मरकरी क्या करती है, मरकरी इस पर गोल बिंदु की जैसे या फिर लेयर बनाती। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डालता हूं तो पानी के जो कण है, पानी के जो अणु है, उनके मध्य लगने वाला सहसंजक बल पानी और ग्लास के मध्य, पानी और कांच के मध्य लगने वाले आसंजक बलों से कम होता है। अच्छा, आसंजक बलों का मान ज्यादा है तो पानी इस पर क्या करता है, आसानी से फैल सकता है। मीन्स यहां पर आपका क्या है, सहसंजक बल बड़े रहते हैं आसंजक बलों से, तो ये लेयर बनाता है। लेकिन अगर आसंजक बल का मान बड़ा रहता है सहसंजक बल से, तो ये इस पर फैलता है। तो जो हमारा पानी बनाता है, पानी का आसंजक बल ज्यादा रहता है इसलिए इस पर फैलता है, और पारे का सहसंजक बल ज्यादा रहता है इसलिए ये इस पर लेयर बनाता है या फिर एक गोल बिंदु की तरफ बनाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, मरकरी फॉर्म्स ए लेयर ऑन द ग्लास व्हाइल वाटर फ्लोट्स, ऑप्शन नंबर सी। पारद कांच पर एक परत बनाता है जबकि पानी तैरता है, फ्लोट करता है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सहसंजक बल है और आसंजक बल है इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वापस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और विमा, वहां से संबंधित है। बात करते हैं, इन द रिलेशन अल्फा बीटा टी प्लस लेमडा, अल्फा एंड लेमडा आर मेजर्ड इन मीटर। क्या गिवन आपको, अल्फा और लेमडा का मान हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, एंड टी मेजर्ड इन सेकेंड, टी का मान हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड के अंदर। द ऐसा यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी, बीटा की में ऐसा यूनिट में पूछा है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस गिवन है, मीटर, मीटर सेकेंड, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। हिंदी मीडियम वालों के लिए, अल्फा बराबर बीटा टी प्लस लेमडा संबंध में अल्फा और लेमडा को मीटर में तथा टी को सेकेंड में नापा जाता है, तो बीटा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जो आपका अलग अलग जो आपके लेटरल्स रहते हैं इनकी यूनिट हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। किस तरीके से होता है, देखिए अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बीटा टी प्लस लेमडा। जो भी यहाँ पर इस तरीके से प्लस में रहते हैं तो इस पूरी की पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, लेटरल्स। लेटरल्स मीन्स हर एक लेटरल का अगर हमारा सम हो रहा है तो हर एक लेटरल का जो आपका यूनिट है वो हमारा सेम होना चाहिए, और वो सेम किसके बराबर होता है, अल्फा के। तो हमें गिवन है यहाँ पर इसकी यूनिट क्या गिवन है, मीटर, लेमडा की क्या गिवन है, मीटर में, और इसकी भी यूनिट क्या गिवन है हमें, मीटर में। तो डेफिनेटली इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, हमारी मीटर में होनी चाहिए। तो बात करते हैं, अगर टी हमारा सेकंड में है तो इसकी क्या यूनिट हो कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए हमारी, मीटर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कट के बराबर में क्या बना लेगा, मीटर, जो कि बीटा टी की यूनिट बनेगी। तो इसीलिए हमारी बीटा की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो हमारे ईच लेटरल्स रहते हैं, मीन्स प्लस के आसपास जो भी ये चीजें रहती है प्लस के बाद में, इन सब चीजों की जो यूनिट है वो समान रहनी चाहिए, और समान किसके बराबर होनी चाहिए, जो बराबर साइन के इस लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मीटर में इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ये आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वापस से। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा गिवन आपको, कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या रहेगा, मीन्स वो वर्चुअल रहेगी, नॉट मैग्निफाइड रहेगी, वर्चुअल मैग्निफाइड, रियल नॉट मैग्निफाइड, रियल एंड मैग्निफाइड रहेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या रहेगा, आभासी आवर्धित नहीं, आभासी आवर्धित, वास्तविक आवर्धित नहीं, और वास्तविक आवर्धित। चलिए बात करते हैं,
क्या गिवन है इसके अंदर? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा किस तरीके का रहता है? कुछ इस तरीके से रहता है। एक सिरा हमारा पॉलिश किया हुआ रहता है और बीच में से इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और यहां पर ये रहता है हमारा पोल। इसका हमें क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 5 सेंटीमीटर, मीन्स यू का वैल्यू हमें कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। और फोकल लेंथ एफ का वैल्यू कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। मीन्स यहां पर हमारा कोई फोकस बिंदु रहेगा एफ, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ रहेगा क्यू। ये दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी क्या है हमारी? 15 सेंटीमीटर। अब हम यहां से एक रे डायग्राम के थ्रू इमेज यहां पर इसकी कहां बनेगी? यू आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब हम इमेज देखते हैं, इमेज कैसी बनेगी। सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मिरर से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से निकलती है। तो मुख्य फोकस हमारा यहां पर है, तो ये परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकलेगी। ठीक है। अगर इस तरीके से कोई पोल से निकलती है, ये मुख्य ध्रुव से निकलती है, ये वापस इस तरीके से निकलेगी। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो क्या ये अनंत पर कहीं आपस में मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, जहां से मेरे को ये मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर हमारी इमेज बनेगी ये वाली। ये क्या बनेगी यहां पर? इमेज। देखने पे पता पड़ रहा है कि ये जो हमारी इमेज बन रही है ये वास्तविक किरणों से नहीं बन रही है, ये आभासी किरणों से बन रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा? आभासी। देखने से पता पड़ रहा है वस्तु का आकार इतना है, लेकिन जो इसकी इमेज बन रही है इसका आकार कितना है? बहुत ज्यादा है, मीन्स आवर्धित हो रहा है, मैग्निफाइड हो रहा है। तो हमारा ये कैसा रहेगा? आवर्धित। आवर्धित। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं आवर्तित। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या गिवन है? द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.20 इज। ऑप्शंस गिवन है आपको। 7.20 आपेक्षिक घनत्व वाले ढलवे लोहे का घनत्व क्या होगा? ढलवे लोहे का घनत्व क्या होगा? गिवन क्या है हमें? आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वापस ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। यहां पर हमारा सब्सटेंस क्या है? हमारा कास्ट आयरन। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है। हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है हमारा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है हमारा? हम क्या लेते हैं उसको? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वैल्यूज को मैं पुट करता हूं यहाँ पे। 7.20 हमें कास्ट आयरन की निकालनी है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कितना लेना है यहाँ पर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं इनको, रीअरेंज करते हैं। डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन कितना आएगा? सॉल्व करते हैं रीअरेंज करके। 7.20 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व किया है तो यहां से ही कितना आएगा? ठीक है। तो हमारा ऑप्शन
ये राइट आंसर है 7200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आपका रेशियो रहता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपली आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द टेलीस्कोप डिजाइन टू सर्च फॉर अर्थ साइज प्लेनेट इन नियर बाय रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी, टर्म्ड एज, आपका कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपको कुछ दिए हुए हैं, हबल टेलीस्कोप, केपलर टेलीस्कोप, कोपरनिकस टेलीस्कोप और न्यूटन टेलीस्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीस्कोप क्या होता है। मींस जो भी हमारे दो अलग अलग प्लैनेट्स रहते हैं, अगर उनको हमें आइडेंटिफाइड करना है, उनके बीच में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना होता है, तो उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप। क्या यूज करते हैं, हमारा उपकरण है टेलीस्कोप। क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के समीप के क्षेत्रों में पृथ्वी के आकार के बराबर ग्रहों की खोज के लिए अभिकल्पित दूरबीन को क्या कहते हैं, अभिकल्पित दूरबीन को क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप हम इसमें यूज करते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये आपका सर्किट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें ओम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, पावर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, वी आई ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो वी आई ग्राफ है, ये कैसा है, हमारा नॉन लीनियर, ठीक है। और अगर लीनियर होता तो ये किस तरीके से बनता है, हमारा वी और आई ग्राफ अगर लीनियर होता तो इस तरीके से। और जो भी ग्राफ लीनियर होता है वो किसको फॉलो करता है, ओम्स लॉ को। अगर लीनियर नहीं है मीन्स वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए क्या बोला गया है, ए करंट आई इन ए लैंप वेरीज विथ वोल्टेज वी एज शोन इन फिगर गिवन अबाउ, which one of the following is the variation of P with current I, variation of P with current I। इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस गिवन है। क्या बोला गया है, एक लैंप में धारा I और वोल्टता के साथ साथ परिवर्तित होती है। कैसी ये परिवर्तित होती है, नॉन लीनियर, मतलब अरैखिक रूप से ये परिवर्तित होती है पैराबोलिक फॉर्म के अंदर। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा आई के साथ साथ शक्ति पी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। हमें पता है कि पी इक्वल टू कितना होता है, पी इक्वल टू होता है हमारा वी आई। अगर आई हमारा बढ़ रहा है और वी भी हमारा नॉन लीनियरली बढ़ रहा है, तो जो हमारा पावर है वो भी किस प्रकार से बढ़ेगा, किसी दोनों में से किसी के भी साथ हम रिलेशन बनाते हैं तो कैसा बढ़ेगा, वो भी नॉन लीनियरली अरैखिक तरीके से। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन अरैखिक तरीके से कौन सा बढ़ रहा है, टी, बी ऑप्शन नंबर। पी और आई हमारा नॉन लीनियरली बढ़ेंगे, पी और आई हमारा नॉन लीनियरली बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्राफिकल क्वेश्चन था ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। एक चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो नेट चार्ज क्या होगा, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, शून्य, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो हमेशा क्या रहता है उसमें, जीरो रहता है, शून्य रहता है। नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, हमारा शून्य रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वापस से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए ह्यूमन ईयर इज, ऑप्शंस गिवन आपको 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव कर्ण की श्रव्य आवर्ती परिसर कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर टी, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से इसको 20,000 को हम 20,000 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। किलो हर्ट्ज भी अगर लिखा हुआ जाए तो वो भी सही है, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू की पावर प्लस 3। तो इसीलिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपका वापस सर्किट थ्योरी से रिलेटेड है। क्या बोला गया है,
Which one of the following is the resistance that must be placed parallel with 12 ohm resistance to obtain a combined resistance of 4 ohm? To obtain a combined resistance of 4 ohm. आपको कल वाली क्लास में पता होना चाहिए, सेम ये का ये क्वेश्चन हमने इसी डाटा पे कल भी किया था। मींस क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं, फॉर्म भी रिपीट होता है और क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, सीरीज है, इसको करवाने का यही पर्पज है कि कोई अगर क्वेश्चन हमारा फंस जाता है इस तरीके से, अगर हमारा किया हुआ है तो ही हम उसको अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी पे ये है कि जो हमारे क्वेश्चन है इनको हम हमारी नजर से निकाल लें। क्या बोला गया है? 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा? तो यहां पर क्या बोला गया है? कंबाइंड रेजिस्टेंस संयुक्त प्रतिरोध आर इक्वलेंट हमें कितना गिवन है? आर इक्वलेंट हमें कितना गिवन है? 4 ओम, और एक रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12 ओम। R1 का वैल्यू कितना गिवन है? 12 ओम। इसके पैरेलल में हमें क्या लगाना है? एक रेजिस्टेंस लगाना है, ताकि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना मिले हमें? 4 ओम। तो हमें जो R2 है, जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारा R इक्वलेंट होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। हमें R इक्वलेंट की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, R2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। वैल्यूज को पुट करता हूं मैं, 1/4 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/R2। सॉल्व करते हैं इनको रीअरेंज करते हुए, तो 1/R2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? इसको मैं इधर प्लेस करूंगा तो 1/4 माइनस 1/12, यहाँ से 1/R इक्वलेंट एलसीएम कितना आएगा हमारा? यहाँ से 12 आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज R इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 2/12 दैट इज 1/6। अगर हम इसको सेट करते हैं तो R इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 ओम। सॉरी, R2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे यहाँ से? 6 ओम। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस तरीके से आया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स 5 एम्पियर्स, द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड इज। तो हमें हीट डेवलप 30 सेकेंड में कितनी होती है वो फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको ये गिवन है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 20 ओम, जो कि कितना करंट ले रही है? 5 एम्पियर का। तो 30 सेकेंड के अंदर कितनी वो हीट एनर्जी को डेवलप कर रही है, इसके बारे में हमें पता करना है। हिंदी मीडियम वालों पर बात करते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की धारा लेती है, 30 सेकेंड में उसमें कितनी उष्मा जूल में, हमें ऐसे सिस्टम में, सारा का सारा हमें ऐसे सिस्टम में गिवन है तो इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कितनी उसमें उष्मा ऊर्जा विकसित होगी। तो उष्मा ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। हीट एनर्जी हमारी किस तरीके से गिवन रहती है? तो जब भी हमें ये करंट का मान दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? I²R T। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है कि ये इस तरीके से होता है। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। I का वैल्यू कितना गिवन है? 5 एम्पियर, तो I का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। R का वैल्यू कितना गिवन है? 20 ओम, तो ये 20, और T का वैल्यू कितना गिवन है? T का वैल्यू हमें 30 सेकेंड। सारे की सारी ही वैल्यू हमें ऐसा सिस्टम में गिवन है, तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा? SI सिस्टम में ही आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है? 25, 50 दैट इज 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? किलो जूल। तो हमारा हीट जो डेवलप्ड है वो कितना आ रहा है? 15 किलो जूल। राइट आंसर हमारा क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 15 किलो जूल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए हाउस सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई लाइन
is protected by 9 ampere fuse. What is the maximum number of 60 watt bulb that can be turned on in parallel? 11, 22, 33, 44 क्या दिया गया है? 220 वोल्ट प्रदाय लाइन से युक्त एक घर में 9 एम्पियर की फ्यूज से रक्षित है। 60 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्ब समांतर में ऑन किए जा सकते हैं? मीन्स हमें विद्युत वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और धारा का मान कितना दिया हुआ है? 9 एम्पियर। और हमें कितने बल्ब जलाने? 60 वोल्ट के कितने बल्ब हम जला सकते हैं? तो मीन्स हम सपोज हम मानते हैं कि हमारी पी टोटल कितना होगा? नंबर ऑफ बल्ब इंटू एक बल्ब की कितनी क्षमता है, तो कितनी है? 60 वॉट। ठीक है, तो टोटल हमारी पावर कितनी दे जाएगी? N इंटू 60। हमें पता है कि P इक्वल टू कितना होता है हमारा? VI। तो मैं पुट कर देता हूं कि मीन्स अगर 220 वोल्ट आ रहा है और 9 एम्पियर की करंट से रक्षित किया गया है फ्यूज से, तो कितना हो जाएगा हमारा? P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? VI के। तो P टोटल बराबर VI बराबर N इंटू 60। V का वैल्यू कितना गिवन आपको? 220। I का वैल्यू कितना गिवन है? 9, और यहां पर ये 60 हमें गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 0 से 0 बार कैंसिल आउट हुआ है, 3 से ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 11 टाइम। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है यहाँ से? n इक्वल टू 33। मीन्स हमें कितने बल्ब लगाने होंगे? 33 बल्ब हमें पैरेलल में लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से होगा ये। हमें बल्बों की संख्या, तो P टोटल हमारा कितना हो गया? N इंटू 60। हमें पता है P इक्वल टू कितना होता है? VI। तो ये इसके बराबर हो जाएगा VI के। इस तरीके से इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ बल्ब्स का हमें वैल्यू फाइंड करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड वर्चुअल इमेज ऑफ सर्टेन साइज इज फॉर्म्ड। कैसी इमेज मिल रही है हमें? virtual image. If the object is moved further 8 centimeter away from the lens, the real image of the same size as that of virtual image is formed. Means दोनों का मैग्निफिकेशन क्या है हमारा? मैग्निफिकेशन दोनों का इक्वल है। Which one of the following is the focal length of the lens? तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्या बोला गया है? एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मीन्स यू का वैल्यू कितना गिवन है हमें? 12 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज कैसी मिल रही है? एक निश्चित अमाप का आभासी प्रतिबिंब, मीन्स आभासी हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। यदि वस्तु को लेंस से और 8 सेंटीमीटर दूर सरका दिया है, 12 सेंटीमीटर तो दूर है ही सही, उसको हमने 8 सेंटीमीटर और मीन्स 20 सेंटीमीटर टोटल हमने उसको सरका दिया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जिसकी अमाप जो पहले हमें आभासी प्रतिबिंब मिल रहा था उसके बराबर होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक फोकल दूरी है? 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं किस तरीके से इसमें लैंग्वेज बाय लैंग्वेज हमें गिवन है। देखिए हमारे पास में यहाँ पर दो केस आ रहे हैं। फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो यहां से u1 का वैल्यू, सपोज u का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? u1 इक्वल टू, कौन सा लेंस हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के इसमें ये हमारा -12 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? v का वैल्यू हमें पता नहीं है, v का वैल्यू हम सपोज v ही मान लेते हैं यहाँ पे। फोकल लेंथ क्या रहेगी हमारी? f इक्वल टू, इसको हमने f ही मान लिया। तो हमें पता है कि जो हमारा मिरर फॉर्मूला रहता है, मिरर फॉर्मूला क्या रहता है? 1/f इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को यहां पर, तो कितना आएगा? 1/f इक्वल टू 1/v
v की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, v1 माइनस u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इन सभी को, कितना आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/12। यहाँ से हम v1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको अगर मैं इधर प्लेस करवाता हूँ तो 1/v1 इक्वल टू 1/f माइनस 1/12। सॉल्व करते हैं, v1 इक्वल टू 12f 12 माइनस f, तो यहाँ से v1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 12f अपॉन 12 माइनस f। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्या बोला है, निश्चित माप का आभासी प्रतिबिंब मिलता है, ये v1 का वैल्यू कैसा होगा, हमारा आभासी होगा। यदि वस्तु के लेंस को 8 सेंटीमीटर दूर सरकाया जाता है तो मीन्स u2 का वैल्यू कितना हो रहा है, -12 प्लस 8 दैट इज -20 सेंटीमीटर। इमेज का हमारा क्या होगा, v2। फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज ए। अगर हम यहाँ से v2 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वापस फोकल लेंथ के फॉर्मूला में ही पुट करते हैं, तो v2 का वैल्यू कितना आएगा हमारा, v2 इक्वल टू 20f अपॉन 20 माइनस f। इसी तरीके से जैसा कि ऊपर गिवन है, जैसे हमने इसको सोल्व किया है वैसे का वैसे हमें दूसरी वाली लैंग्वेज के लिए भी यूज करना है। तो हमें v1 और v2 का वैल्यू पता पड़ गया है। अब क्या बोला गया है, आभासी प्रतिबिंब के माप का ही वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। मीन्स आभासी प्रतिबिंब का जो मतलब फर्स्ट वाले का, इसका हमारा आवर्धन क्या, हमारा m1, जो कि हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन इसका जो आवर्धन है वो m2, वो क्या रहेगा हमारा नेगेटिव। तो मैं पुट करता हूं, समान है m1 इक्वल टू माइनस m2। m1 का वैल्यू क्या होता है, v1 अपॉन u1 इक्वल टू माइनस v2 अपॉन u2। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, v1 का वैल्यू कितना गिवन है हमें, v1 का वैल्यू कितना गिवन है, 12f अपॉन 12 माइनस f। u1 का वैल्यू कितना गिवन है, -12, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -12 इक्वल टू v2 का वैल्यू कितना गिवन है, 20f अपॉन 20 माइनस f -20, और यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस भी होगा। ये दोनों हमारे सॉल्व करते हैं कि 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है, f से यहाँ से f कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, -1 अपॉन 12 माइनस f इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होके 1/20 माइनस f। इनको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो -20 माइनस f इक्वल टू 12 माइनस f -20 प्लस f इक्वल टू 12 माइनस f। रीअरेंज करते हैं, इसको मैं इधर प्लेस करता हूँ, इसको इधर, तो यहाँ पे ये कितना बना रहा है, 2f इक्वल टू 12 प्लस 20, दैट इज 2f इक्वल टू 32। f का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको वापस से बताता हूँ, इसमें इस तरीके से आइए कि हमें इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें u1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और हमें v1 हमने इमेजिन किया v1 होगा, जो आपका इमेज की साइज डिस्टेंस होगी वो v1 होगी। मैग्निफिकेशन हमारा इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है हमारी, आभासी, तो इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। फोकल लेंथ को हमने f माना है। मिरर फॉर्मूला में हमने पुट किया है, तो हमने v1 का वैल्यू फाइंड किया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। इसी तरीके से
सेकंड में हमने क्या बोला है कि जो हमारा फर्दर 8 सेंटीमीटर उसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं, जैसे ही उसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं तो हमारा माइनस में लिया जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यहाँ से V2 हमने ले लिया, F ले लिया, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज बन रहा है तो हमारा मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। वापस V2 का वैल्यू फाइंड किया मिरर फॉर्मूला में पुट करते हुए, बोला है कि समाप माप की, तो इसलिए M1 दोनों का आवर्धन कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। वैल्यूज को पुट किया है, थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको सॉल्व किया है। F का वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस आर सीन बाय द आई, द पैरामीटर दैट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जो आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हम देखते हैं आईज से, तो ऐसा कौन सा पैरामीटर हमारी आईज का कि वो कांस्टेंट रहता है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईज। इस तरीके से ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। आंख विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न दूरियों पर देख रही है, अपरिवर्ती रहने वाला प्राचल कौन सा है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या और अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट, अपरिवर्तित रहने वाला प्राचल है। इस तरीके से होगा ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, स्प्रिंग से रिलेटेड है। ए स्प्रिंग हैज लेंथ L and spring constant K. It is cut into two pieces of length L1 and L2 such that L1 equal to NL2. The force constant of spring of length L1 is, तो मीन्स हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है L1 लेंथ का। ऑप्शंस गिवन है। एक कमानी L लंबाई और कमानी स्थिरांक K है, उसको L1 तथा L2 लंबाई के दो खंडों में काटा गया है ताकि L1 इक्वल टू, कंडीशन आपको गिवन है, L1 इक्वल टू एन L2, L1 लंबाई की कमानी का बल स्थिरांक इन स्प्रिंग कांस्टेंट हमें याद करना है। तो बात करते हैं किस तरीके से आपको गिवन है। देखिए एक स्प्रिंग गिवन है इस तरीके से, स्प्रिंग मान लेते हैं इस तरीके से। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना गिवन हमें, L, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है, K। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो जो हमारी ये वाली स्प्रिंग है इसकी लेंथ कितनी रहेगी L1 और इसकी लेंथ कितनी रहेगी L2। सपोज इसका हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना रहेगा K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा K2। अगर हमने इसको दो लेंथ में ब्रेक किया है तो मीन्स L इक्वल टू कितना होगा हमारा L1 प्लस L2। हमें क्या गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है, L1 इक्वल टू एन L2, मीन्स L1 इक्वल टू एन L2, ये हमें गिवन है। L1 की जगह मैं वहां पर प्लेस करवाता हूं इसको, तो L इक्वल टू कितना आएगा हमारा, L का वैल्यू कितना आएगा एन L2 प्लस L2। सॉल्व करते हैं, L2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो n प्लस 1 L2, यहां से L2 का वैल्यू कितना आ रहा है, L2 इक्वल टू L अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहां से हमारा एक रिलेशन निकल के आ रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मीन्स जो भी अब हमारी कमानी होती है इसका जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है वो किस प्रकार से रहता है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैं इस तरीके से अरेंज करना है कि वो किस प्रकार से आए, हमारा 1 आए। तो यहां से ये कितना बना लेगा 1 अपॉन L। तो हमारा ये एक रिलेशन निकल के आया। K इक्वल टू कितना होता है हमारा, K इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 अपॉन L, 1 अपॉन L। अगर मैं बात करता हूं क्या पूछा है हमें, द फोर्स कॉन्स्टेंट्स ऑफ द स्प्रिंग लेंथ L1, L1 का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का वैल्यू पूछा है।
तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 इक्वल टू L1। पुट करता हूं मैं L1 का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 1/NL2, क्योंकि हमें गिवन है ना, ये गिवन कंडीशन है ये। L2 का वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं, कितना आएगा L/N+1। तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/N इंटू, इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा L/N+1। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ प्लेस करवाता हूँ, ऊपर की तरफ प्लेस करवाता हूँ, तो कितना बना लेगा ये K1 इक्वल टू N+1/N इंटू 1/L। ये हमारा रिलेशन बन के आया है। हमें पता है कि 1/L को हम क्या लिख सकते हैं, के 1/L को हम क्या लिख सकते हैं, के 1/L को हम क्या लिख सकते हैं, के। तो K1 इक्वल टू N+1/N इंटू के। तो हमारा यहां से क्या आंसर बन के आ रहा है, के N+1/N। K1 का वैल्यू इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से है ये। वापस मैं एक बार बताता हूँ, कोई भी हमारी एल लेंथ की एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, L1 लेंथ और L2 लेंथ में। L1 का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, L2 का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इस तरीके से L को हम L1 प्लस L2 में डिवाइड कर सकते हैं। गिवन कंडीशन क्या हमारे L1 इक्वल टू N2। पुट करते हैं इसको, तो L2 का वैल्यू हमें इस तरीके से निकल के आता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो K इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हमने इस तरीके से लिया है कि हमारा 1 बने, तो K इक्वल टू 1/L। K1 का वैल्यू 1/L1, L1 का वैल्यू हमें गिवन कंडीशन से रखा है। इस तरीके से निकालते हुए ये रिलेशन हमारा निकला इसके अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वापस आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, देखते हैं। ए वेसल कंटेन्स ऑयल्स ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अवर मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and other half of in oil. The density of the material of sphere in CGS unit is, CGS यूनिट में हमें डाटा सारा CGS में ही गिवन है ऑलरेडी, इसलिए हमें CGS में ही निकालना है। क्या गिवन है, एक बर्तन में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के पारद के ऊपर 0.8 सेंटीमीटर ग्राम घनत्व का तेल है। एक समांगी गोला अपने आयतन का आधा हिस्सा पारद में और दूसरा आधा हिस्सा तेल में तैरता है। तो सीजीएस मात्रकों में गोले का घनत्व निकालिए। तो हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये हमारा इस तरीके से कोई स्फीयर है, इसको आधा हमने किसमें, सबसे पहले यहाँ पर मरकरी रहेगा और यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा, ऑयल। मीन्स आधा ये तेल में डूबा हुआ है, आधा ये किसमें किया हुआ है, ऑयल में है, और बाकी रिमेनिंग ये किसमें है, मरकरी में। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें पता है कि इस पर एक बायंसी फोर्स लगेगा। ये बायंसी फोर्स किधर लगेगा, मरकरी के कारण। इसको हम बोलते हैं उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ, और इस पर एक बायंसी फोर्स लगेगा ऑयल के कारण। ये किधर लगेगा हमारा, ऊपर की तरफ। तो मैं लिखता हूं बी ऑयल के कारण, बी मरकरी के कारण। ये किसके बराबर रहेगा हमारा, आयतन गुणा घनत्व गुणा जी के बराबर रहेगा। अगर हम ऑयल के बारे में बात करते हैं तो बायंसी फोर्स कितना रहेगा, क्योंकि ये गोला आधा डूबा हुआ है, तो इसलिए V/2। ऑयल का घनत्व कितना दिया हुआ है, ऑयल का घनत्व कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम। ये हो गया हमारा 0.8 इंटू जी। अब बात करते हैं मरकरी के बारे में, तो मरकरी भी आधे में ही डूबा हुआ है, तो V/2 इंटू
मरकरी का घनत्व कितना दिया हुआ है? 13.6। अगेन जी के मल्टीप्लीकेशन में ये पूरा का पूरा इसका आयतन कितना रहेगा? V इंटू डी इंटू जी। सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में हमारा ये V P बस में कैंसिल आउट हो रहा है, G G यहाँ से G कैंसिल आउट हो रहा है। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ रहा है? ये 1/2। सॉल्व किया तो D का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 7.2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से होगा ये। उत्प्लावक बल का हमें मान पता होना चाहिए। उत्प्लावक बल V/2 इंटू घनत्व इंटू जी। ऑयल का अगर हमें घनत्व दिया हुआ है तो 0.2। यहाँ पर ये द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान ये आधा गोला डूबा हुआ है मरकरी में, आधा गोला ऑयल में, इसलिए हमने V/2 लिया है। क्या बोला गया है? ए वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल ऑफ ए बकेट and follows a parabolic path. If the bucket falls freely under gravity, the water flows ignoring air resistance. इस तरीके से आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। बाल्टी के छेद से गिरता पानी परवलयिक पथ बनाता है। यदि बाल्टी गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती है तो पानी का प्रवाह ये होगा। हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया बना है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर एक छेद है, यहाँ से ये परवलयिक रूप से ये गति करता है। तो हमें पता है V इंटू डी इंटू जी, इसकी ऊर्जा रहेगी। अगर ये जी इफेक्टिव, अगर ये नीचे की तरफ जी त्वरण के साथ में गति करती है, जी त्वरण के साथ में गति करती है, तो जो हमारा जी इफेक्टिव का वैल्यू रहेगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जैसे जी इफेक्टिव का वैल्यू कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या हो जाएगा हमारा? 0। जैसे ही प्रेशर 0 होगा तो ये हमारा यहाँ से बहना रुक जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा? स्टॉप, रुक जाएगा। तो कारण क्या है? क्योंकि जी इफेक्टिव हमारा जैसे ही नीचे की तरफ गति करेगा तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जी इफेक्टिव 0 होते प्रेशर 0 हो जाएगा। जब इस पर प्रेशर 0 रहेगा तो पानी निकलना हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज। हमें मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम भाप के साथ मिश्रित किया जाता है। तापीय संतुलन के बाद मिश्रण का ताप क्या होगा? क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्या दिया हुआ है? हमें 1 ग्राम का आइस दिया हुआ है, बर्फ दी हुई है, जो कि इसका तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी ओर हमें क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम का भाप दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका क्या रहेगा? तो जैसे हम इसको मिक्स करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, तो सबसे पहले भाप क्या करेगी? हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में कन्वर्ट होगी, और बर्फ क्या करेगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी। जब भी ये कन्वर्ट होगी तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, ये हमारी ऐसे कुछ एनर्जी रिलीज होगी कन्वर्जन में। अब इसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, अब क्या होगा? ये वाटर ये इसको गर्म करना स्टार्ट करेगा और ये इसको कूल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में एक ऐसा टेम्परेचर ज्ञात करना है जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारे डाटा आपको गिवन रहेंगे। ये कितना होता है हमारा? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये कितना होता है हमारा? 540 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम।
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कितना गिवन रहता है हमें, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि जब भी बर्फ आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हमें पता है कि m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर हमें m का वैल्यू कितना गिवन है, 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना गिवन है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो फाइनल हमारा कन्वर्जन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 80 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीम के बारे में। स्टीम आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी तो कितना आएगा, m इंटू एल वी, दैट इज 1 इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम। कितना आएगा, 540 कैलोरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो वाटर है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ कन्वर्ट करेगा। तो इसको कूल गर्म करने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, तो Q आइस टू, इसको हॉट बनाना है वाटर को, तो हमारा क्या होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाना है, इसलिए मास हमारा 1, ये है हमारा 0.5 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कितना है, 0 से 100, तो ये हो गया हमारा 100। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में ये कितना आएगा, 50 कैलोरी। मीन्स आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में, वाटर के बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने में टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, Q टोटल, ये कितनी चाहिए, 80 प्लस 50 दैट इज 130 कैलोरी, 130 कैलोरी। हमें पता पड़ रहा है कि अभी इस समय 130 कैलोरी अगर इसको दे देते हैं हम, तो ये आपका 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको 540 एनर्जी देते थे स्टीम को, इससे रिलीज होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो हम बात करते हैं कि हमारा कितना स्टीम का मास कन्वर्ट हुआ, 130 इंटू 540 दैट इज 130 अपॉन 540, मीन्स इसको अगर सोल्व करते हैं 0.2624 ग्राम, इतना स्टीम किसमें कन्वर्ट हुआ, हमारा वाटर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो मीन्स अभी भी टेम्परेचर बाकी का 1 ग्राम है टोटल, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर 0.24, इतनी एनर्जी देते हैं तो ही ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी भी हमारा इसका टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में जो आपकी 1 ग्राम ऑफ स्टीम थी वो कन्वर्ट हुई है। तो ये थे आज का हमारा 2009 का सेकंड पेपर। कल हम 2010 का जो फर्स्ट पेपर है इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।